मेरी सिस्टर बीपीएससी टीआर 1 में सेलेक्ट हुई थी, आपको पता होगा। तो जितने भी लोग टीआर 4 की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी हैं, चाहे आप 1 से लेकर 12 तक ही क्यों ना, जीएस पेपर के साइंस क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। और आप लोग सब्जेक्ट वाइज सारे चीज़ों को लगाइए और तब जाके आपका स्ट्रांग हो पाएगा, क्योंकि ऑप्शन से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर हो जाएगा आपको अगर आप पीवाईक्यू लगाते हो तो। और उसके बाद है क्या कि जितना भी बुक पढ़ लो, लेकिन जब तक आप पीवाईक्यू नहीं लगाओगे तब तक मुश्किल है तैयारी। तो वीडियो को पसंद आते तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शुरू करता हूँ। भू स्थिर उपग्रह घूमता है। देखिए, भू स्थिर उपग्रह ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर, जी नहीं, स्थिर ऊंचाई पर घूमता है भू स्थिर उपग्रह। उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो, जी नहीं। होता क्या है कि दोस्तों, साइंस हो जीएस में लोग ज़्यादा लगे हुए रहते हैं, साइंस मैथ रीजनिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो है जीएस पेपर क्लियर नहीं होगा, अच्छा खासा नंबर नहीं आ पाएगा। इसका आंसर हो जाएगा स्थिर ऊंचाई पर। 18 नंबर जो क्वेश्चन है मेरा दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों लगभग 16-17 साइंस के क्वेश्चन है। प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना ही, फालतू का आपका समय नहीं मैं बर्बाद करूंगा। और टीआर 4 के जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सारे में शेयर कर दीजिए और तैयारी करते रहिए। देखिए, सबसे अधिक विचलित जो होगा वो बैगनी कलर होगा। क्या होगा? बैगनी कलर, ठीक है ना। और सबसे कम जो विचलित होगा वो लाल कलर होगा, ठीक है। सबसे कम विचलित होगा लाल कलर, सबसे अधिक विचलित होगा बैगनी कलर। रेलवे में साइंस में दोस्तों पूछा गया था, हो सकता है इसमें भी पूछ दे, कि ये जो प्रिज्म से होकर प्रकाश के जो वाइट लाइट होता है, प्रकाश तो सफ़ेद रंग का होता है, उसको 7 रंगों में ऐसे 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 करके ये कौन बताया था कि 7 रंगों में बढ़ता है? तो उसको सर न्यूटन साहब ने बताया था। किसने बताया था? न्यूटन ने। तो ये क्वेश्चन भी आता है और आप लोग याद कर लीजिए। 19 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मेघार्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? अब देखना, ये जो है ये पूरा कन्फ्यूजिंग सवाल है, पूरा कन्फ्यूजिंग। इस क्वेश्चन में तो बहुत लोगों ने गलती किया होगा, मुझे याद है। खुली छतरी लेकर चलना, जी नहीं, एकदम नहीं। और ये क्लास 8 के एनसीईआरटी से लिया गया, ठीक है। एकदम क्लास 8 का एनसीईआरटी मैंने पढ़ा है, ये चैप्टर है एक नेचुरल फेनोमिना इन वेदर से, उससे। खुली छतरी लेकर चलना एकदम सेफ नहीं है, क्योंकि छतरी में जो है आपको उसमें भी जो है ये आपका बिजली के झटके लगने की संभावना है। छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, ये भी सेफ नहीं है। खुली जगह में खड़ा होना, ये तो और सेफ नहीं, क्योंकि खुली जगह में आपका सर ऊपर रहेगा और आप ऐसे ऐसे ऐसे, आसपास तो कुछ है नहीं, तो बिजली आके आप ही पे गिरेगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, उनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे सेफ है कि आप घर में रहिए, और दूसरी बात है कि इस तीनों जगह में से आप सेफ नहीं रह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। इसका कई लोगों ने जो छोटे वृक्ष के नीचे मारा है, अब देखा जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा, कोई ऑब्जेक्ट है, एकदम स्वतंत्र रूप से गिरती है, तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी घटता है, बढ़ता कभी भी नहीं है, ना घटता है ना बढ़ता है, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से गिर रहा है ना, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो एनर्जी जो है उसका हमेशा स्थिर रहेगा। और इससे रिलेटेड आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि हो सकता है कई लोग एनटीपीसी भी भर दिए होंगे, या नहीं भी भरे होंगे, तो आगे आपको हो सकता है टीआर 4 में बना दिया जाए इससे रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन बनाने वाले प्रोफेसर्स होते हैं वो हमेशा बदलते थोड़ी ना रहते हैं। जितना ऊपर जो वस्तु रहेगा उसमें स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा रहेगी, उतनी ही ज़्यादा रहेगी। कहने का मतलब है, एक बात बताइए, आप अगर 5 फीट के दीवार से जंप मारते हो तो आपको कम चोट लगता है कि नहीं लगता? वही अगर 5 मंजिल बिल्डिंग से अगर आप जंप मार दोगे, कितना अधिक आपको चोट लगेगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि जितना ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ मुक्त रूप से गिर रहा है तो इसकी ऊर्जा जो है स्थिर रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो हमारा जो 21 नंबर इधर होगा, ठीक है। एकदम देख लीजिए आप लोग, मैं एकदम ऑफिशियल पेपर जो है मेरे सिस्टर ने दिया था वही वाला ये पेपर है, ठीक है। मैं कहीं से भी सेट वेट से नहीं लेता हूँ, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर पर मुझे विश्वास है, और मैं सारे सब्जेक्ट कराऊंगा, आप एकदम रेगुलर विजिट करना। नेत्र दान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, ठीक है। तो इसको कॉर्निया को किया जाता है, नो डाउट सारे लोग जानते होंगे, और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, क्योंकि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑप्शन आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ।
कभी भी दोस्तों ये मत सोचना कि मेरा आँख अगर पूरा डैमेज है तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। पूरा आँख अगर डैमेज हो जाता है तो उसको फिर से नहीं बदल सकते। आँख जो आप देखे होंगे कि आँख दान दिया जाता है, आपने सुना होगा, तो आँख का केवल कॉर्निया ही दान दे पाता है लोग, ठीक है। पूरा आँख दान देता जरूर है, लेकिन उसका कॉर्निया कोई रिप्लेसमेंट होता है, पूरे आँख का रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता। अगर आपको भयंकर चोट लग गया, आँख में एसिड चला गया है तो फिर मुश्किल है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो जन्म से अंधे होते हैं उसका आँख वगैरह बह जाता है तो वो दोबारा नहीं हो पाता। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 का आपने साइनोकोबालामिन पढ़ा होगा, लेकिन कोबालामिन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। B1, B2, B3, B4 ऐसे करके आप याद कर सकते हो। थीराइनिकोपेंट पाई बायोफास करके याद, थीराइनिकोपेंट पाई, मुझे एक सेकंड, मैं इसमें एक वीडियो बना दूंगा विटामिन्स को याद रखने का, ठीक है, जो जल में घुलते हैं, जो इसमें घुलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। ये क्वेश्चन जो है सीटेट का भी फेवरेट है, सीटेट का भी फेवरेट है। 1 to 5, 6 to 8 जब आप देने जाओगे ना, साइंस से दोगे तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हल्दी हो जाएगा, ठीक है। अम्ल क्षार का संकेतक हल्दी हो जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। सिरका नहीं होगा, सिरका खुद में एक अम्ल है, ठीक है। खाने वाला सोडा तो ये तो हो ही गया, बात खत्म है, ये इंडिकेटर नहीं है। हल्दी इंडिकेटर है, और हल्दी से रिलेटेड मैं देखिए आपको बता देता हूँ, ठीक है। हल्दी में क्या है, अगर अम्लीय माध्यम में ये पीली होती है, और ये आपको आगे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और ये सीटेट में भी आता है। हल्दी जो है अम्लीय माध्यम में पीला होता है, और जो है क्षारीय माध्यम में ये लाल हो जाता है। हल्दी अम्लीय माध्यम में पीला होगा और क्षारीय माध्यम में क्या होगा, लाल हो जाएगा। वीडियो को पूरा पैसेंस से देखें, पूरा नॉलेज लें, ठीक है। आधा अधूरा ज्ञान लेकर के आपको नहीं सिलेक्शन होने वाला है। आप लोग क्या करो, लूसेंट पढ़ने से बचो अगर तैयारी करनी है तो, ठीक है। या तो आप NCERT पढ़ो, ठीक है। कोर्स भी अगर आपने खरीद रखा है, जहाँ भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट है क्या कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाओ। अब है क्या कि 1-2 पेपर कराते हैं टीचर, उसके बाद लेकर बैठे रहते हैं, ठीक है ना। उतना क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पहले आप तीनों TRE का पेपर लगा लो, ठीक है, GS पेपर, क्योंकि वही से आपका मेरिट बनने वाला है। तो और दूसरी बात, इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है कि और क्या क्या नेचुरल इंडिकेटर है, तो चाइना रोज है, चाइना रोज है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ, लाल पत्ता गोभी आपने सुना है, लाल पत्ता गोभी 1 नंबर, देखिए ये हो जाएगा, ये भी इंडिकेटर है अम्ल क्षार का, ठीक है। ये सब पूछा जाता है सीटेट में, इसलिए कि मैं बता रहा हूँ लाल पत्ता गोभी, और इसमें भी पूछ दे, क्या दिक्कत है, अगले बार ये भी पूछ देगा। अगर मैं टीचर हूँ, मुझे इस तरह से पता है कि ये चीज़ होता है, तो आगे भी पूछ सकता है। लाल पत्ता गोभी है और चुकंदर भी है, ठीक है। उसके बाद लिटमस पेपर तो है ही है, और आपको लिटमस पेपर तो है ही है, लिटमस पेपर तो है ही है, ठीक है। और एक नेचुरल इंडिकेटर है दोस्तों, फिनोल्फेथलीन, फिनोल्फेथलीन करके है, ठीक है, उसको भी आप याद रख लीजिए, फिनोल्फेथलीन करके, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों, जब मृदा अति क्षारीय हो, मतलब बेसिक मीडियम ज़्यादा है, बेस ज़्यादा हो गया मीडियम मृदा में, मिट्टी में, उसमें पौधे पैदा नहीं होते, ठीक है, बात सही है। तब आप मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे उसमें, जाहिर सी बात है अम्लीय मीडियम मिलाएंगे, तभी तो वो आपका ये हो पाएगा न्यूट्रल, है ना। क्षारीय है तो उसमें अम्लीय चीज़ मिलाएंगे। चलिए, कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए, जी हाँ एकदम, कार्बनिक पदार्थ ही मिलाना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ मतलब कहने का कि कार्बनिक अम्ल, ठीक है, कार्बनिक अम्ल, ठीक है ना, उसको अगर आप मिला दोगे तो ये भी तो एक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल को मिला दोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। बिना बुझा चुना नहीं होगा, कैलामाइन का घोल भी नहीं होगा। और देखिए इन सब के बारे में लोग पढ़ते नहीं, ज़्यादा करके क्या करते हैं, सीधा रट के एग्ज़ाम में चले जाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी टॉपिक से आ रहा है क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, सारे मैंने बता दिए, अब आगे पूछेगा तो आपको पता चल जाएगा। और ये अम्लीय क्षारीय मिट्टी को इसलिए किया जाता है ताकि वो न्यूट्रल हो जाए और उसमें सही से सारी चीज़ें हो। ये देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी आपको पता होगा कि जो GS पेपर में इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है ना। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य तापमान का मान कितना होगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो होता है ये हो जाएगा -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है, परम शून्य तापमान। अब इससे रिलेटेड मैं 1-2 चीज़ें और बता देता हूँ आपको। क्या है कि
-273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का ठंडा तापमान नहीं हो सकता, ठीक है, इससे कम नहीं पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी का आता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। और एक आता है कि पानी कितने पे उबलता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, ठीक है। और टंगस्टन का भी मेल्टिंग पॉइंट आपको याद रखना होगा, 3800 के आसपास होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ मैं। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? देखिए, प्रकाश तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको एक चीज़ और पूछ सकता है कि भाई ध्वनि तरंगे किस टाइप की तरंगे है? तो ध्वनि तरंगे जो है दोस्तों, ध्वनि तरंगे जो है वो आधा धो होगा, ठीक है, आधा धो। ध्वनि तरंगे जो है दोस्तों अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। क्या होती है? यही दो चीज़ इस टॉपिक से पूछा जाता है कि प्रकाश तरंगे कैसी है, तो अनुप्रस्थ है, और ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंगे है, ठीक है। और बस इसमें और कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। जितना पूछा जाता है, जितना एक्सप्लेन, उतना ही आप याद रख लीजिए। ओवर एक्सप्लेनेशन भी टीचर लोग कर देते, देखता हूँ कि मैं कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कमजोर स्टूडेंट को। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, लेकिन कितना आप पढ़ते रहोगे, है ना, यही समझ लो। प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है तो इसका पीएच क्या होगा, आप लोग बताइए। पीएच जो होगा वो दोस्तों 7 से कम होगा, ठीक है। और दुर्बल क्षारक है, दुर्बल क्षारक है तो उसका 7 से थोड़ा ज़्यादा होगा। 7 से बहुत ज़्यादा होगा तो प्रबल क्षारक हो जाएगा वो फिर, ठीक है, ठीक है ना। अब मान लिया जाए कि प्रबल अम्ल आपने लिया है, दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच जो है वो 7 से कम ही होगा, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा है ना, अम्ल प्रबल है तो अम्ल ही ज़्यादा होगा, तो अम्ल का माध्यम उसमें ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, अम्ल का माध्यम उसमें ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप प्रबल अम्ल लिए हो, दुर्बल क्षारक लिए हो, तो अम्ल का ही माध्यम ज़्यादा होगा, इसलिए पीएच क्या हो जाएगा, 7 से कम। 7 से कम तो अम्लीय होती है। और इससे रिलेटेड एक चीज़ और पूछ दे कि प्रबल क्षारक, पूछ दे क्या कि प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल पूछ दे तो क्या करोगे आप लोग, झट से बताइए। तो इसका भी आंसर हो जाएगा, उसका आंसर था 7 से कम, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से अधिक, क्योंकि दुर्बल अम्ल है तो दुर्बल अम्ल काम नहीं कर पाएगा, ये प्रबल क्षारक ही अपना धौंस जमा पाएगा, है कि नहीं। ऐसे करके आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। तो उसका 7 से अधिक उस केस में आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कितना तरीके से बनाएगा उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पूरा पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन बेहद ईजी था, लेकिन शायद आप लोग को पता नहीं हो तो दिक्कत कर जाएगा। कंप्यूटर से क्वेश्चन था। 1 गीगाबाइट बराबर होता है जीबी, 1 जीबी में कितना एमबी होता है, 1024 एमबी होता है, ठीक है, एमबी जीबी, ठीक है। उसके बाद और भी यूनिट है, देख लेना आप लोग। 28 के बाद देखिए 29 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक सेकेंड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से, सुनना, अब सुनना मेरी बात, देखना केमिकल रिएक्शन में करता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है HCl, अभिक्रिया से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, और क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है ना। यह कौन सी अभिक्रिया, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये तो कोई नहीं जानता भाई, है ना। देखना आप, सोडियम, ये देखिए NaCl बन गया ना, NaCl और H2O, देखिए हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 और H2O, ठीक है। तो ये इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ये तो सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ बिना किसी देरी के। देखिए इसमें दोस्तों कोई ये नहीं कह सकता कि आप ऑप्शन रट्टा मार लें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूँ, आप जहाँ भी पढ़ते हो या मेरे चैनल पे या कहीं पे, मैं किसी की बुराई देखिए नहीं करता हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करता है, एनर्जी का आपको ज़रूरी है, लिविंग थिंग में बात कर रहा हूँ। तो एनर्जी के उत्पादन के लिए आप लोग किसका यूज़ करोगे, ग्लूकोज का यूज़ करोगे। और कॉमन सेंस अगर लगता, देखिए एग्ज़ाम में जाके क्या होता है, आपको लगेगा भाई वसा अम्ल भी हो सकता है, एमिनो अम्ल भी हो सकता है, तो ये ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ने की वजह से होता है। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है, ग्लूकोज एनर्जी देता है। आपको ये भी पूछा जाता है कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या चाहिए, तो ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। आपको ये भी पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट और वसा में ज़्यादा एनर्जी कौन देगा, तो वसा देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो पीयूष ग्रंथि का कार्य है, अभी इसमें देखिए क्या है,
जो 71 बीपीएससी देंगे वो उसके जीएस पेपर का साइंस भी इसमें कवर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा मार्क्स साइंस में उठ जाता है। पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए मटर के दाने जैसा होता है, एकदम ब्रेन में होता है ये, ठीक है। कहाँ होता है? ब्रेन में होता है, ठीक है। इसके बात का ध्यान देना आप। पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, ये भी इसका काम है। सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, ये भी इसका काम है। चीनी और नमक वाले में मैं श्योर नहीं हूँ और ये है भी नहीं, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। चीनी का आपको पता है इंसुलिन से होता है, हाँ, ठीक है ना। इंसुलिन जिसमें कम सिक्रेट होता है उसको चीनी की बीमारी हो जाती है। मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप नियंत्रित करते हैं? अब देखना ब्लड प्रेशर को कौन सा नियंत्रित करेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पोन्स मेडुला सेरिबेलम। अब ये रीढ़ की कॉमन सेंस अगर आप लगाते तो इसका आंसर दे सकते थे। देखिए कभी भी रीढ़ की हड्डी रक्तचाप को क्या नियंत्रित करेगा, ये सब तो कोई कॉमन सेंस बन नहीं रहा है। पोन्स मेडुला और सेरिबेलम ये सब ब्रेन का पार्ट्स है ना, ब्रेन का पार्ट है। इस वजह से आप इसको मार सकते थे, लेकिन होता क्या है कि निगेटिव मार्किंग के डर से लोग जो है क्वेश्चन छोड़ देते हैं। बट आपको डिटेल में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पहले PYQ लगाइए, फिर डिटेल में जाइए, ठीक है। और उसके बाद वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। साइंस खत्म हो चुका है। करंट अफेयर, और करंट अफेयर में बताऊँगा जैसे पूछा गया ना तो उसको आज से कनेक्ट करके बताऊँगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना साइंस स्ट्रॉन्ग करें। सारे पेपर्स का मैं सॉल्यूशन करवाऊँगा, सारे सब्जेक्ट का। तो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।